नमस्कार। आज बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इतिहास का वो मोड़ था जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो अगले कुछ मिनटों में हम इस महाविनाशकारी संघर्ष की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात जरा सोचने वाली है ना। इसका मतलब ये है कि दूसरा विश्व युद्ध कोई अचानक कोई घटना नहीं थी। नहीं, इसकी जड़ें तो पहले विश्व युद्ध के अंत में ही थीं, उस शांति संधि में जो असल में शांति लाने में पूरी तरह नाकाम रही। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे युद्ध के कारणों से, फिर देखेंगे शुरुआती हमलों को, उस निर्णायक मोड़ को जब बाजी पलटी, फिर जीत की तरफ बढ़ते कदमों को, और आखिर में दुनिया पर इसके जबरदस्त असर को। तो कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद से। दुनिया को लगा कि चलो अब शांति आ गई है, लेकिन असल में उसी शांति समझौते ने एक और, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा भयानक युद्ध के बीज बो दिए थे। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, कई चीजें एक साथ हो रही थीं। सबसे पहले तो वर्साई की संधि, जिसने जर्मनी को बिल्कुल अपमानित करके रख दिया था। फिर आई महामंदी, जिसने दुनिया भर में ऐसी हताशा फैलाई कि हिटलर जैसे नेताओं को उभरने का मौका मिल गया। उधर जापान और इटली अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे थे, और इन सब के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति, मतलब हमलावरों को रोकने की जगह उन्हें छोटी मोटी छूट देते रहो, इस सोच ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे दुनिया धीरे धीरे युद्ध की तरफ बढ़ रही थी। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, फिर इटली और जर्मनी की आक्रामकता बढ़ती गई। मतलब हर घटना एक वार्निंग थी, एक चेतावनी जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। और फिर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और बस दुनिया एक और महायुद्ध की आग में झोंक दी गई। तो 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और धुरी राष्ट्रों ने, मतलब एक्सिस पावर्स ने, जिस तूफानी रफ्तार से ये हमले किए, उसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। उनकी इस कामयाबी का राज था ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध। ये सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं थी, ये दुश्मन के हौसले को पूरी तरह से कुचल देने का एक तरीका था। सोचिए, टैंक, हवाई जहाज और पैदल सेना सब एक साथ पूरी ताकत से बिजली की तेजी से हमला करते थे। 1940 का वो साल यूरोप के लिए तबाही लेकर आया। जर्मन ब्लिट्जक्रीग ने पहले डेनमार्क को रौंदा, फिर नॉर्वे को। कुछ ही हफ्तों में दोनों देशों ने घुटने टेक दिए। और ये लहर रुकी नहीं। इसके बाद बारी आई नीदरलैंड्स और बेल्जियम की। वो भी नाजी कंट्रोल में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके पूरे यूरोप की आजादी छीनी जा रही है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। फ्रांस जैसी बड़ी मिलिट्री पावर ने सिर्फ 6 हफ्तों में सरेंडर कर दिया। ये मित्र राष्ट्रों के लिए एक जबरदस्त झटका था। अब बस एक ही सवाल था, क्या हिटलर को कोई रोक भी पाएगा? और ठीक तभी दुनिया के दूसरे कोने में जापान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। बस इसी एक घटना ने इस युद्ध को सही मायनों में एक वर्ल्ड वॉर बना दिया, क्योंकि अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा था। अब आता है साल 1942। ये वो साल था जब युद्ध का पासा पूरी तरह पलटने वाला था। अब तक जो एक्सिस पावर्स, जो धुरी राष्ट्र अपराजय लग रहे थे, उनकी जीत का सिलसिला यहीं आकर थमने वाला था। और कमाल की बात देखिए, दुनिया के 3 अलग अलग कोनों में लगभग एक ही समय पर 3 लड़ाइयों ने पूरा खेल बदल दिया। प्रशांत में मिडवे की लड़ाई, नॉर्थ अफ्रीका के रेगिस्तान में अल अलामीन, और रूस की जमा देने वाली ठंड में स्टेलिनग्राद। इन 3 जगहों पर मित्र राष्ट्रों ने एक्सिस पावर्स को पहली बार करारी हार का स्वाद चखाया। मिडवे में क्या हुआ? अमेरिका ने जापान के 4 सबसे जरूरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबो दिया। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये प्रशांत महासागर में जापान की ताकत की रीढ़ थे, और इस एक हार ने जापानी नेवी की कमर ही तोड़कर रख दी। और फिर स्टेलिनग्राड, इसे लड़ाई कहना भी शायद गलत होगा, ये तो एक इंसानी कत्लेआम था। करीब 20 लाख सैनिक और आम नागरिक इसमें मारे गए। सोचिए जरा, इस भयानक हार के बाद हिटलर की सेना ईस्टर्न फ्रंट पर फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाई। यहां से बस पीछे हटने का एक लंबा, न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। तो अब बाजी पलट चुकी थी। एलाइड फोर्सेस यानी मित्र राष्ट्र अब अटैक पर थे, लेकिन जीत अभी भी बहुत दूर थी। यूरोप और प्रशांत दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन को पीछे धकेलने का एक लंबा और बहुत खूनी सफर अब शुरू होने वाला था। यूरोप में अंत की शुरुआत हुई डी डे से, जब एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मैंडी के तटों पर इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हमला किया। इसके बाद पेरिस आजाद कराया गया, जर्मनी के आखिरी बड़े हमले को भी नाकाम किया गया, और आखिरकार 8 मई 1945 को नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन प्रशांत में युद्ध अभी जारी था, और वहां की लड़ाई बिल्कुल अलग थी। एक एक द्वीप के लिए बहुत ही क्रूर लड़ाई लड़ी जा रही थी। अमेरिकी सेना धीरे धीरे जापान के नजदीक पहुंच रही थी, और फिर युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इतिहास में पहली और आखिरी बार परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम के बाद जापान ने भी घुटने टेक दिए। तो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी जो कीमत चुकाई गई वो बहुत बड़ी थी। दुनिया अब वैसी नहीं रहने वाली थी जैसी युद्ध से पहले थी, वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी।
और इस युद्ध की सबसे भयानक, सबसे खौफनाक सच्चाइयों में से एक थी होलोकॉस्ट, नाजी जर्मनी द्वारा किया गया एक सोचा समझा सुनियोजित नरसंहार। इस दौरान एक पूरी मशीनरी लगाकर, एक पूरी प्लानिंग के साथ करीब 60 लाख यहूदियों और उनके साथ साथ लाखों दूसरे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये इंसानियत के इतिहास पर एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिट सकता। अगर हम इंसानी कीमत की बात करें तो ये आंकड़े देखिए। अकेले सोवियत संघ ने करीब 2 करोड़ 70 लाख जानें गंवाई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इतिहास में पहली बार लड़ाई के मैदान से दूर आम नागरिक सैनिकों से कहीं ज्यादा संख्या में मारे गए। तो जब युद्ध का धुआं छटा तो एक बिल्कुल नई दुनिया सामने थी। जर्मनी 2 हिस्सों में बंट चुका था। भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस बना, लेकिन दुनिया को 2 नई सुपर पावर्स भी मिल गईं, अमेरिका और सोवियत संघ, और उनके बीच एक नए तरह का युद्ध कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और हाँ, दुनिया अब परमाणु युग में दाखिल हो चुकी थी। और ये सब हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। इतिहास की ये सबसे खूनी लड़ाई आज लगभग 80 साल बाद भी हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे देशों की सरहदों को और हमारी पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब आज भी ढूंढ रहे हैं।